my face to the back like I'm taking a slap. वेलकम बैक फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष एंड यू आर वॉचिंग स्पिरिट ऑफ फिजिक्स। तो आज का जो टॉपिक है मेंशन किया हुआ है मैंने, ओम का नियम। आज हमें ओम का नियम पढ़ना है कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, इसके साथ में एक डेरिवेशन भी करना है, छोटा मोटा डेरिवेशन नहीं है या फिर मान सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ओम का नियम, फिर ओम के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे कैसे हुई है। ओम का नियम क्या है? ओम का एक जर्मन वैज्ञानिक थे सर जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने क्या किया कि काफी सारे कंडक्टर्स थे, काफी सारे चालक थे, उनमें वैद्युत धारा प्रवाहित की और वैद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद में उनके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर उत्पन्न हुआ उसको देखा। तो उन्हें एक निष्कर्ष मिला कि जब चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित नहीं की जाए, फिजिकल स्टेट्स उसकी जो भी हो उसको वैसे ही रखा जाए, फिजिकल कंडीशंस जैसी थी, जैसा ताप था, जैसा दाब था, जैसा सांद्रण था, ये सब चीजें, तो अगर चालक की वो चेंज ना की जाए तो उसमें हम धारा प्रवाहित करें तो उनके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो जो धारा प्रवाहित की है उसके कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती। तो इन्वर्टेड कॉमा में आपको ओम का नियम क्या लिखना है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाएं, सर जॉर्ज साइमन ओम बता रहे हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाएं तो चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो V होगा, V अनुक्रमानुपाती किसके होगा? I के। चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित नहीं की और उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करी I, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है V, तो जो V है वो अनुक्रमानुपाती किसके होगा? I की। इस अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाया, बराबर का निशान लगाया तो एक नियतांक आएगा, वो नियतांक क्या होगा? R। और जहाँ पे R क्या है? R एक नियतांक है, जहां R एक नियतांक है, जहां R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे प्रतिरोध कहते हैं। इस नियतांक का नाम क्या है? इसको बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध, और वैद्युत प्रतिरोध होगा किसका? चालक का होगा वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल्स हो जाएगा V अपॉन I। ठीक है, सर जॉर्ज साइमन ओम के सम्मान में इसको तो ओम का नियम कहा ही गया। और R का जो मात्रक है वो भी क्या रहा? ओम। R का मात्रक क्या रहा? ओम। जब प्रतिरोध को और डिटेल में बताएंगे तब सारी चीजें इसकी बताएंगे, फिलहाल इसको यहीं पर रखो। हाँ, एक चीज और है, यदि धारा और विभवांतर के बीच में हम ग्राफ खींचे, क्या खींचे? ग्राफ खींचे। धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये देखो, इधर लिया विभवांतर V है ना, इधर ली धारा I। विभवांतर V और धारा I के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो क्या प्राप्त होगी? हमें एक सीधी रेखा प्राप्त। क्या प्राप्त होगी? सीधी, इस तरह से सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब सीधी रेखा प्राप्त क्यों होती जानते हैं आप लोग? सीधी रेखा इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि जो V है, V अनुक्रमानुपाती किसके है? I के है। इसलिए जैसे जैसे I का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे V का मान बढ़ेगा। यहाँ पे थीटा, अगर ढाल की बात की जाए तो tan थीटा इक्वल्स हो जाएगा V अपॉन I। ये रही इसकी स्लोप, इसकी जो स्लोप है लाइन की वो क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल्स V अपॉन I। ये ओम का नियम है, इतना छोटा। ये तुमने डायरेक्ट नियम बता दिया। अगर आप लोग कहो कि ये हुआ कैसे, ओम का नियम कैसे आया, तो ठीक है, इसका सत्यापन करके बताते हैं। तो आपकी हेडिंग जो होगी, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो हेडिंग है अनुगमन। अनुगमन को ही क्या बोलते हैं? अपवाह वेग, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति।
अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। देखो कैसे करेंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम का नियम जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ का डेरिवेशन करना है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके अकॉर्डिंग। देखो हम लेते कि एक कोई चालक है, चालक रॉड है, चालक छड़ है, ये रही चालक छड़, ये देखो ये कोई चालक छड़ थी और जिसकी लेंथ कितनी थी L, इसकी लेंथ कितनी थी L लेंथ थी और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था, क्षेत्रफल था, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वो कितना था A, ठीक है। और इसके एकांक आयतन इलेक्ट्रॉन संख्या थी n, स्मॉल है। एकांक आयतन में यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था वो स्मॉल n था। इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक सेल से, ये देखो माइनस प्लस, एक सेल से कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे किसकी ओर, धन श्रेणी की ओर, ठीक है। और इस वेग को क्या बोलेंगे, अपवाह वेग या वीडी। इस वेग को क्या बोलेंगे, अपवाह वेग या फिर वीडी। क्लियर है ना। अब होगा क्या, जब इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, मतलब जब चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न किया अर्थात एक सेल को जोड़ा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे चालक के सिरों पर। अब चित्र बनाने में जो हम बोलते रहे वो इसकी लैंग्वेज हो जाएगी, भाषा हो जाएगी। चालक के सिरों पर विभवांतर के कारण, चालक के सिरों पर विभवांतर के कारण वैद्युत क्षेत्र, आप लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, हम बता चुके E इक्वल्स V अपॉन E इक्वल्स क्या होगा, V अपॉन L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक मिनट ये आ रहा हूँ, हाँ आ रहा। E इक्वल्स क्या हो जाएगा, V अपॉन L। ठीक है भाई, आगे हम यहाँ पे करते हैं, ये देखो आगे यहाँ से चलते। E इक्वल्स हो गया V अपॉन L। अब देखो इलेक्ट्रॉन थे, जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, E जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी होगा, स्मॉल e होता है ना, तो उन पर वैद्युत बल लगेगा। तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल्स कैपिटल E इंटू स्मॉल ई हो जाएगा, क्योंकि E इक्वल्स होता है F अपॉन Q और F इक्वल्स हो जाएगा E इंटू Q। दिख रहा है, तो F इक्वल्स क्या हो जाएगा, E इंटू Q और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, स्मॉल ई, तो ये हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉनों पर बल लग रहा तो उसमें होगा त्वरण उत्पन्न। तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला त्वरण, यदि द्रव्यमान m हो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो त्वरण इक्वल्स क्या हो जाएगा, F अपॉन m। जड़त्व के दूसरे नियम से F इक्वल्स क्या होता है, m इंटू a। तो a इक्वल्स क्या हो जाएगा, F अपॉन m। तो a इक्वल्स, अब F की वैल्यू क्या है, कैपिटल E इंटू स्मॉल e अपॉन m। इतनी आ गई a की वैल्यू, है ना। अब देखते हैं, अब था क्या, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार धनायन से टकरा रहे थे और धनायन से टकराने के बाद क्या कर रहे थे, उनका जो वेग था, वेग लगातार परिवर्तित होता जा रहा था। तो मान लिया इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक ऊष्मीय वेग u1 u2 u3 डॉट 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 थे। माना इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक ऊष्मीय वेग, वही अपवाह वेग जो थे, ऊष्मीय वेग u1, u2, u3 डॉट 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 थे। यानी un, अगर n इलेक्ट्रॉन्स थे तो कितने हो जाएंगे, un तक हो जाएंगे, ठीक है। त्वरण कितना था, त्वरण है a, त्वरण a तथा श्रांति काल
क्रांतिकाल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक धनायन से टकराया, उसके बाद तुरंत दूसरे धनायन से जब टकराया तो उन दोनों के बीच में जो समय लगा उसको क्या बोलते हैं, क्रांतिकाल। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को। क्रांतिकाल जो है वो औसत लेना, सबका औसत क्रांतिकाल, औसत क्रांतिकाल टाउ है। तब अब गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स u प्लस at। टाउ है तथा टकराने के पश्चात वेग कितने हो जाते हैं, टकराने के पश्चात वेग क्रमशः कितने हैं, v1 v2 v3 डॉट 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 vn है। ठीक है, तब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v1 इक्वल्स हो जाएगा u1 प्लस a टाउ, v2 इक्वल्स क्या हो जाएगा u2 प्लस a टाउ। अगर हम n तक जाएं तो vn इक्वल्स क्या हो जाएगा un प्लस a टाउ। हो गया ना। अब यही जो वेग है v1 v2 vn मतलब डॉट 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 vn तक, इन्हीं का जो औसत है वही तो अनुगमन वेग होता है। ठीक है, तो अनुगमन वेग क्या होगा, इन्हीं का औसत होता है भाई। तो अनुगमन वेग vd था, vd इक्वल्स हो जाएगा u1 प्लस a टाउ प्लस u2 प्लस a टाउ डॉट 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 un प्लस a टाउ अपॉन में। ठीक है, देख रहे आप लोगों को vd इतना हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un अपॉन n प्लस a टाउ प्लस a टाउ प्लस a टाउ डॉट डॉट n बार, कितनी बार, n बार, अपॉन में क्या होगा n। अब देखो भाई u1 u2 un किस में बदल गए थे, v1 v2 vn में बदल गए थे, चेंज हो गए थे। फिर u1 u2 u3 डॉट 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 un का कोई अस्तित्व रहा था, नहीं रहा था। तो जो औसत ऊष्मीय वेग होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जो औसत ऊष्मीय वेग पे पूरा ये जो औसत ऊष्मीय वेग है पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई। और ये n टाइम्स है तो इसमें n का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम कहते हैं 2 लिखो 10 बार और फिर सबको ऐड करो तो आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 10 बार लिखेंगे। इससे बेटर ये होगा कि आप 10 का मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो वही इसमें किया हमने। तो vd इक्वल्स क्या हो जाएगा, n इंटू a टाउ अपॉन n। भाई n से n क्या हो जाए, n तो नीचे था इसमें n का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया a टाउ। vd वैल्यू क्या आ गई, a टाउ। अब देखो चूंकि i इक्वल्स क्या होता है, NEA vd, और vd इक्वल्स क्या हो जाएगा, i अपॉन NEA। ठीक, इसको लेना इक्वेशन नंबर, इसको लेना सेकेंड, इसको लेना थर्ड। ठीक है, तो आप लेना समीकरण 3 से, समीकरण 3 से vd के प्लेस पे इसको रिप्लेस कर दें, i अपॉन NEA इक्वल्स a टाउ, i अपॉन NEA इक्वल्स a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू ये है E इंटू ई अपॉन m, और यहाँ पे क्या है टाउ। देखो भाई थोड़ा सा बचा, हम यहाँ पे ये दे रहे हैं, समझ लेना आप लोग। ये इस टाइप इस तरफ का था। अब देखो I अपॉन NEA इक्वल्स E की वैल्यू क्या है, V अपॉन L, तो टर्म लिख दिया V अपॉन L इंटू ये क्या है E टाउ अपॉन M। अब नीचे वाली चीज ऊपर ले जाओ और ये ऊपर की नीचे ले आओ, ये क्या हो गया LM अपॉन ये नीचे आया तो क्या हो गया NE स्क्वायर A टाउ इक्वल्स क्या हो गया V अपॉन I। तो देखो ओम के नियम में भी तो V अपॉन I था, इक्वल्स क्या था R। अब देखना ये इतना कांस्टेंट है या नहीं है। देखो चालक की लंबाई निश्चित होगी, कांस्टेंट है। चालक का द्रव्यमान निश्चित होता है 9 × 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी निश्चित होगी, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, E आवेश निश्चित होगा, क्षेत्रफल चालक का है, और क्रांतिकाल औसत क्रांतिकाल। तो कह सकते हैं हम पूरा ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि LM अपॉन NE स्क्वायर A टाउ
एक पल्स क्या है, कांस्टेंट टर्म है, नियतांक है। और देखो इधर आर भी तो नियतांक था, तो अब ये आर के इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा v/i इक्वल्स आर। ये देखो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति हो गई। यही था अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, एक चीज और, कमेंट आया था कि सर स्टार्टिंग से पढ़ाओ, तो बेटा मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ाया, फर्स्ट चैप्टर से, मतलब सिलेबस डिस्कस करने के बाद मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया। तो जिन्होंने नहीं देखा पूरा चैनल को विजिट करिए, स्टार्टिंग से एक एक आपको वीडियो मिल जाएगा। शुरू से देखिए, शुरू से सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब फिलहाल मैंने इतना पढ़ा दिया, फिर से स्टार्टिंग पे जाना पॉसिबल नहीं होगा, समझ सकते हैं आप लोग। आप विजिट करिए चैनल, आपको सारे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, आप आगे कंटिन्यू पढ़ते जाइए, और यहाँ पे जब पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी चलिए, साथ में पढ़िए, और पीछे से भी क्या करते हुए चले जाइए, है ना। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो होगा। राधे राधे।